I would like to ask one thing from the class as a department head and as a senior faculty member as your intern too. You got 8 to 9 lectures of dental materials in past 3 weeks. Were they all clear? If you have any feedback, if you have any concerns, if you have any suggestions regarding the lectures which are already done, please let me know so that we can improve on the quality of the lectures. आपको अगर लगता है कि आपकी ऑनलाइन टीचिंग में आपको समझ कम आ रहा है, ये पिछले जो लेक्चर्स गए हैं वो बहुत फास्ट थे, पेस बहुत ज़्यादा था, तो प्लीज़ लेट मी नो so that we can work on it. Because metals is an extensive section and I actually want to put more effort and more time on this chapter. Me, Dr. Mehreen and Dr. Mavish took your last lectures. पिछले 3 हफ्तों में हम तीनों ने मिलकर लिए हैं. अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स बहुत फास्ट जा रहे हैं, हमें अपना पेस थोड़ा सा कम करना चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. Another thing ki now you are done with casting, you are done with direct filling gold, and you are done with introduction to noble metal, introduction to metals and alloys, ठीक है? And you are also done with investments. ये कम से कम 3 से 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने पिछले 3 वीक्स में, पिछले 2-3 वीक्स में किए हैं. इन टॉपिक्स में अभी तो आपका टेस्ट नहीं है, बट यू आर गोइंग टू हैव योर टेस्ट ऑन कास्टिंग्स एंड डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड ऑन फर्स्ट में और प्रॉब्ली आफ्टर फर्स्ट में, सून आफ्टर फर्स्ट में. तो आपके ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए. Secondly, I have been told by Dr. Mavish and some of the students asked me through Umaid कि आप लोग बुक्स नहीं लेके गए और इट्स नाउ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू कोप विद द स्टडीज़, क्योंकि अब आपके अर्ली सेशंस भी आएंगे, आपके टेस्ट भी हैं और आपकी और चीज़ें भी हैं. तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है कि हमने मिकेब अपलोड कराई है, हमने फिलिप्स अपलोड कराई है, बट आई कुड नॉट फाइंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ शाहीना नुसरत. इट्स अ वेरी सिंपल एंड अच्छी बुक, 550 रुपये की मिल जाती है. आपको अगर नहीं मिल रही तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप ऑनलाइन उसको मंगवा लें. लाहौर में सलमान है, अनारकली में कुछ ऐसे बुक शॉप वाले लोग हैं जो बुक्स ऑनलाइन भेज रहे हैं बच्चों को. आप वो ले सकते हैं. सेकेंडली आपके पास जेपी होनी चाहिए. अगर आपके पास जेपी नहीं है तो जिन बच्चों के पास है तो उनसे ठीक एटलीस्ट इन चैप्टर्स के एमसीक्यू सेक्शन जो हैं, एक एक दो दो पेज बनते हैं, वो आपको भेज दें, ठीक है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. इसके अलावा आपको जो किताब चाहिए वो वीजे है. वीजे की सॉफ्ट कॉपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई थी, बल्कि मैंने आप लोगों को कहा था प्रिंट भी करा लें. वो बच्चे जिन्होंने हमें नया ज्वाइन किया है, जिनकी सप्लीज हैं लेकिन उन्हें अब लेक्चर्स देने पड़ रहे हैं, तो माय सजेशन फॉर यू इज़ के प्लीज़ गो अहेड, अपनी कुछ ना कुछ बुक्स ज़रूर अरेंज करें. अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो अपने कलीग से उन बुक्स के एटलीस्ट जिन पेजेस का, जिन चैप्टर्स का टेस्ट है, उनकी तस्वीरें मंगा लें और एटलीस्ट वो चैप्टर्स आप ज़रूर पढ़ें. आई अंडरस्टैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट एट दिस मोमेंट कि आपका एग्ज़ाम भी है और आप इस वक्त इतने फोकस्ड नहीं हैं, मगर एटलीस्ट जो कुछ आपके हाथ में इस वक्त उसको ग्रैब करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप इससे भी जाएंगे. जी क्लास, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. इफ़ यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग द फीडबैक ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, प्लीज़ लेट मी नो. एनोनिमस फीडबैक दें आप. आपको लगता है कि लेक्चर्स बहुत तेज़ लिए जा रहे हैं, लेक्चर्स बहुत फास्ट हैं, बहुत, अगर आपको लगता है कि आपको कंपाइल करने की ज़रूरत है, जस्ट मेंशन योर कंसर्न्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. उसको लिखें और लिख के उसको उमैद को टेक्स्ट कर दें. एनोनिमस लिखें, मेरे पास वो पिक्चर्स आ जाएंगी. ठीक है जी. इस वीक आपके 2 टेस्ट हैं उसामा. आपका एक टेस्ट वेंसडे को है. द टेस्ट्स वर एक्चुअली पेंडिंग सिंस मार्च. आपको याद होगा कि मार्च में आपके 2 टेस्ट थे, एक जिप्सम था और एक इंप्रेशन मटीरियल्स था. So we are going to take impression materials on Wednesday and gypsum on Saturday इंशाल्लाह. ठीक है. आपके पास लेक्चर नोट्स भी हैं और जैसे कि मैंने आपको एमसीक्यू बुक्स के बारे में बताया है. अगर आपके पास वीजे की सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको वो भी भिजवा दूँगी. इसके अलावा जेपी के पेजेस भी आपको करने हैं, प्लस पास्ट पेपर्स, प्लस आपके पास अगर किताब नहीं है तो फिर आप लेक्चर्स देख लें. लेक्चर्स भी आपको साथ साथ मिल रहे हैं. We have almost all the resource media which is available on the
डिजिटल लाइब्रेरी, अपनी डिजिटल लाइब्रेरी चेक करें एविसिना की, वहाँ पर भी आपको स्टडी गाइड में, बुक्स में, लेक्चर्स में कुछ ना कुछ मिलेगा। काफ़ी चीज़ें हमने DME को और मैम शिंदाना को हैंड ओवर की हैं। ठीक है जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ बेस मेटल एलॉयज। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आपको इससे पहले कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड और मेटल्स एंड एलॉयज का इंट्रोडक्शन मिला है, वो सब क्लियर है? उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई कंसर्न या कोई इशू है तो मुझे प्लीज़ अभी बताएं, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। और इस सेक्शन पे जाने से पहले आपके पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। नहीं है तो आप फिर उमैद को बता दीजिएगा। आई गेट द फीडबैक फ्रॉम सीरत एंड उमैद। ठीक है जी, आई टोल्ड यू कि कास्टिंग एलॉयज और सॉरी एलॉयज एंड मेटल्स आर ऑफ टू टाइप्स इन इंडस्ट्री। इन्हें हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, आइदर दे आर कास्टिंग एलॉयज और दे आर रॉट एलॉयज। ठीक है जी, कास्टिंग एलॉयज वो एलॉयज हैं जिन्हें हम कास्ट करते हैं। कास्टिंग मैंने आपको बताया था कि हम कास्टिंग रिंग में एक इन्वेस्टमेंट रिंग में हम इन्वेस्टमेंट प्लास्टर मिक्स करके पानी के साथ, जैसे आप मॉडल प्लास्टर घोलते हैं वो मिक्स करके इन्वेस्टमेंट रिंग में डाल के रखते हैं। पेशेंट का इंप्रेशन लेते हैं, जिस दांत पे आपने क्राउन या ब्रिज बनाना है उस पर वैक्स पैटर्न से वो क्राउन या ब्रिज आप एक उसका पैटर्न बनाते हैं। वो पैटर्न बना के आप उस इन्वेस्टमेंट रिंग में रख के उसको ओवन में रख देते हैं। 1 आध घंटा आप उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद इन्वेस्टमेंट हार्ड हो जाती है चारों तरफ और वैक्स मेल्ट हो जाती है। अब आपका प्लास्टर मॉडल और आपके इन्वेस्टमेंट के दरमियान एक बहुत बारीक सी स्पेस रह गई है जहाँ पर एक्चुअली पहले वैक्स थी। दिस इज द स्पेस वेयर यू विल गो फॉर योर कास्टिंग। आपका इन्वेस्टमेंट रिंग एक साइड से उसकी बॉटम से वो अटैच्ड होता है कास्टिंग मशीन के साथ। उस कास्टिंग मशीन के थ्रू हम फोर्स के थ्रू मोल्टन एलॉयज उस रिंग में इंजेक्ट करते हैं। जब वो इंजेक्ट होता है तो उसके बाद वो सारा उस मोल्ड में वही फॉर्म और शेप ले लेता है क्राउन की, जैसी आपने पैटर्न पे बनाई थी, वैक्स पैटर्न पे बनाई थी। In this way, you will get a metal casting of your crown, bridge, veneer, inlay, onlay और an implant. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि कास्टिंग हम इस्तेमाल करते हैं क्राउन बनाने के लिए। क्राउन हम तब बनाते हैं जब पेशेंट का 1/3 या 2/3 दांत टूटा हुआ हो या नीचे सिर्फ रूट पड़ी हुई हो, यानी क्राउन के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ दांत की फाउंडेशन मौजूद हो। If a tooth is missing or multiple teeth is missing, we will go for a bridge. Bridge आपने देखा होगा जी, लोग कहते हैं कि जी हमें फिक्स दांत लगवाने हैं। होता है कि जो आपके साइड के 2 दांत जो इंटैक्ट हैं, जो साउंड हैं, उनसे सपोर्ट लेके ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है, इम्प्लांट हम इस तरह से कहते हैं कि जी पेशेंट का दांत मिसिंग है, रूट में आप इम्प्लांट फिक्सचर लगाएंगे विच इज़ लाइक अ स्क्रू, और उसके ऊपर आप एक क्राउन अटैच करेंगे। ठीक है जी, इम्प्लांट एक प्रॉपर दांत आप समझ लें, एक दांत की क्लियर सिमुलेशन है जो आपकी एल्विलर बोन में एम्बेड होता है लाइक अ रूट, और उसका जो कोरोनल पार्ट है वो आप कास्ट करते हैं अगर वो मेटल। ठीक है जी, इसके अलावा हम विनियर्स बनाते हैं। विनियर्स इस तरह के केसेस में होते हैं कि पेशेंट को फ्लोरोसिस है, कंजेनाइटल या बाय बर्थ उसके दांतों पे कोई स्टेन है, टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग हो जाती है लोगों के दांतों पर, फ्लोरोसिस होता है। इन सारे केसेस में आप सिर्फ उस डिफेक्ट को कैमोफ्लेज करने के लिए एक विनियर लगा लेते हैं। यूजुअली ये इंसाइजर्स पे लगता है। इसके अलावा विनियर लगाया जाता है डायस्टेमा के केस में कि अपर सेंट्रल इंसाइजर्स दोनों के दरमियान गैप है, तो गैप को फिल करने के लिए दांतों पे होल चढ़ा लिया जाता है और उसको विनियर कहते हैं। यानी वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो इकट्ठे दोनों दांत बना के ज्वाइन कर लिए जाते हैं। लेकिन विनियर को हम मेटल, डेफिनेटली हम सेंट्रल इंसाइजर्स पे वी विल नॉट गो फॉर द मेटल कास्टिंग्स, डेफिनेटली विल गो फॉर पोर्सलिन और कॉम्पोजिट। ठीक है, तो विनियर्स यूजुअली कास्ट कम नहीं किए जाते, पहले कभी किए जाते थे लेकिन अब नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ द स्टैटिक कंसर्न। ठीक है जी, these are the things which are made by casting, which are fabricated by casting. एलॉयज को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि वी यूज़ देम एज रॉट एलॉयज। वो रॉट एलॉयज ऐसे हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी होती है कि उनमें अल्फा या बीटा फेज स्टेबलाइज किया जाता है। और नेक्स्ट सेक्शन इज ऑन रॉट एलॉयज। ये वो एलॉयज होते हैं जिन्हें फैक्ट्री में ही ट्रीट कर लिया जाता है और आप उसको बाद में रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा क्लास, कैन यू हियर मी?
If you cannot hear me, please let me know. Okay, because I'm not getting any response. Most of the time I get responses on the chat box. So इसलिए I'm asking you. ठीक है जी. I hope it's clear now. For wrought alloys, they are treated by the manufacturer in the factory already. आपने उसको बस room temperature पे इस्तेमाल करना होता है. Wrought alloys के examples में हमारे पास आती है orthodontic wires. आपने देखा होगा जिनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ है, जिनके दांत टेढ़े थे या बहुत आगे को निकले हुए थे, ऑर्थो इश्यूज के लिए हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराते हैं. वो वायर्स आप देखते हैं कि डेंटिस्ट जो हैं उसको वो रूम टेम्परेचर पे उसको मोल्ड कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हीट भी नहीं करते, वो उसको किसी मोल्ड में भी नहीं डालते. तो दे आर रॉट अलॉयज, वो दे आर ऑलरेडी ट्रीटेड. उनकी मेमोरी में ये आ गया हुआ है कि उनको जिस मर्जी फॉर्म या शेप में आप डाल लें, तो दोज आर रॉट अलॉयज. अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन, वो पूरा हम पढ़ रहे हैं कास्टिंग अलॉयज का. कास्टिंग अलॉयज के सेक्शन में आपने जो पहली चीज़ पढ़ी है डॉक्टर महरीन के साथ, दैट वाज नोबल मेटल अलॉयज. आपको याद होगा कि आपने दो तरह के अलॉयज पढ़े हैं. एक तो गोल्ड, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड थे, और एक अलॉय आपने पढ़ा था नोबल मेटल अलॉयज. डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड जो है ये वो अलॉयज हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे पेशेंट के मुंह में डाले जाते हैं. दे आर लाइक, दे आर नॉट रॉट अलॉयज एक्चुअली, लेकिन उनका मेथड ऐसा होता है कि गोल्ड फॉइल की फॉर्म में होते हैं. उनको कास्ट नहीं किया जाता, फॉइल फैक्ट्री से बनी बनाई आपके पास आती है, और आपने बस उसको कंडेंस एक हैमर के साथ एक बाय एक करके, वन बाय वन करके वो एक आपने फॉइल लगानी है. दोबारा करो, देखो आ तो रहा है. अच्छा, एक चैट बॉक्स खुला हुआ है शायद, है ना? आप ठीक है, सुन तो रहे हैं बच्चे? Direct filling gold are not cast alloys, ठीक है? They are manipulated at room temperature. They're manipulated at room temperature. You do not need to cast them, ठीक है? लेकिन noble metal alloys वो alloys हैं जिनको आपको cast करना पड़ता है. पहले आपने एक सारा casting procedure पढ़ा था, अब हम casting alloys पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप noble metal casting alloys already पढ़ चुके हैं. Now we are going towards the base metal casting alloys. ठीक है जी? So the base metal casting alloys are the alloys which are different from the noble metal alloys. आप में से किसी को अगर नोबल मेटल अलॉय की कोई प्रॉपर्टी याद है तो उसको यहाँ शेयर कीजिए मेरे साथ. नोबल मेटल अलॉयज से आप क्या समझते हैं? आपने अभी तक जो पढ़ा है, गोल्ड अलॉयज, नोबल मेटल अलॉयज. वीडियो तो ऑफ है ना? जी मैम, आप जी क्लास, is the screen visible to all of you? You can see the screen. मैंने एक्चुअली अभी तक उसको करना नहीं शुरू किया, मैंने पहले बैकग्राउंड दिया लेक्चर का, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि स्क्रीन मूव नहीं कर रही. अच्छा, उसकी वजह से स्टूडेंट है. हाँ, भाई चैटिंग में देखिए. Yes, they are temperature resistant. They are not temperature resistant. They are actually corrosion and tarnish resistant. ठीक है, they do not oxidize. ये ऑक्सीडाइज नहीं होते तो इनमें फिर टार्निश नहीं होती है, corrosion नहीं होती. आपको अगर थोड़ा सा corrosion के बारे में पता हो तो the background of corrosion, it's like undesirable oxidation of alloy. alloy की surface पे undesirable oxides बन जाते हैं. वो ऑक्साइड्स जो हैं इसके स्ट्रक्चर को भी ख़राब करते हैं, इसकी फॉर्म को भी ख़राब करते हैं, इसकी शेप को भी ख़राब करते हैं, ओवरऑल अलॉय की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. सो द corrosion is actually a rust और जंग लगना. नोबल मेटल अलॉयज आर रेजिस्टेंट टू दिस ऑक्सीडेशन बिकॉज उनकी जो इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल है वो माइनस में होती है. दे आर रेजिस्टेंट टू दिस अनडिजायरेबल ऑक्सीडेशन. दे डू नॉट कंटेमिनेट, ठीक है. they are malleable and ductile, they are very soft, और उनको मोल्ड करना, उनको फॉर्म करना, उनको शेप करना इज इजी.
बिकॉज दे आर मैल्युबल एंड डक्टाइल। मैल्युबल और डक्टाइल वो अलॉयज होते हैं जिनको हीट करके आप किसी भी तरह की फॉर्म या शेप में ढाल सकते हैं, ठीक है, बट नॉट थ्रू कास्टिंग, आइदर थ्रू कास्टिंग और विदाउट कास्टिंग, ठीक है जी। फिर नोबल मेटल अलॉयज, दे आर गुड इन स्ट्रेंथ, ये श्रिंक भी कम होते हैं, इनकी श्रिंकेज भी कम होती है, और इनसे जो आप कास्टिंग्स बनाते हैं दे आर वेरी परफेक्ट, दे आर वेरी गुड एंड बायोकम्पैटिबल एलॉयज, रीजनेबल स्ट्रेंथ के साथ हमें मिलते हैं। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो ये कि दे आर वेरी डेंस, डेंसिटी की वजह से दे आर हेवी, एंड दे हैव अनदर इशू कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए हम गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम अलॉयज बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। एक और प्रॉब्लम इनका ये है कि दे आर प्रोन टू कंटेमिनेशन। आपको पता है कि प्योर गोल्ड जो है इट इज़ वेरी सेंसिटिव, और अगर आप उसको आयरन इक्विपमेंट या आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लैब में हैंडल करने की कोशिश करें, उस पर काम करने की कोशिश करें, तो इट कंटेमिनेट्स। कंटेमिनेशन से ये होता है कि उसकी सरफेस पर फिर ये ऑक्साइड्स आना शुरू हो जाते हैं, और कहते हैं कि जी सोना काला हो गया है, या आपने देखा होगा कि ऑर्नामेंट्स में दे डिसकलर बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड इट्स बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन। In contrast to gold alloys, we have base metal alloys. ठीक है, base metal alloys जो हैं, they are the type of alloys which they contain less than 25% of noble metals. इसका ये मतलब है कि almost 75 or less than 75% they have base metal consistency, और जो बाकी 20 से 25% है they have noble metal alloys, either less than 25% or exactly 25%. जो नोबल मेटल अलॉयज बेस मेटल अलॉयज में पाए जाते हैं वो पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड वगैरह हैं। देयर मेजर कंपोजिशन इन विच आर इन डेंटिस्ट्री जो हम इस्तेमाल करते हैं, देयर मेजर कंपोजिशन इज निकल एंड क्रोमियम, ठीक है जी। निकल का नाम आपने बहुत सुना होगा, निकल ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के लिए। क्रोमियम भी बहुत इस्तेमाल होता है, क्रोमियम स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हम आगे देखेंगे। They have tarnish and corrosion resistance because of presence of chromium. इनमें एक खास क्वांटिटी में क्रोमियम डाला जाता है, अगर क्रोमियम ना डाला जाए तो फिर corrosion resistance नहीं मिलता। The phenomena is called passivation. Passivation का मतलब ये है कि क्रोमियम डाल के इस एलॉय की सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और इस इफेक्ट को हम पैसिवेशन कहते हैं। पैसिवेशन का मतलब ये है कि इंटेंशनली या इरादतन एक ऑक्साइड की लेयर बनाना, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना, ताकि एक बैरियर बना देना कि ताकि किसी और अलॉय के ऑक्साइड उसके ऊपर आके डिपॉजिट ना हो सके। दे आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड दे हैव लो कॉस्ट एंड दे आर नॉट हेवी। आप ये समझ लें कि अगर आपके पास एक नोबल मेटल एलॉय का क्राउन है और एक बेस मेटल का एलॉय का क्राउन है, तो नोबल मेटल एलॉय का जो क्राउन बनेगा, जो गोल्ड का, पैलेडियम का बनेगा, वो हैवी होगा, और उसके वेट का हाफ वेट जो है वो आपके बेस मेटल एलॉय का होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 9 ग्राम का गोल्ड का क्राउन है, तो आप यकीन कीजिए कि 4.5 ग्राम का आपका ऑलमोस्ट बेस मेटल एलॉय का क्राउन बनेगा। डेफिनेटली एक ऐसा प्रोसेस जो लाइट वेट हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो डेफिनेटली पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू एन एलॉय जो बहुत एक्सपेंसिव है और जो बहुत हैवी है, ठीक है जी। So gold base metal alloys are usually classified as nickel, cobalt, chromium alloys, ठीक है जी, एंड टाइटेनियम एलॉयज। निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम में हमारे पास दो तरह के एलॉयज आते हैं, जिसमें एक तो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज हैं, which are made with bandium and molybdenum. Second type of nickel chromium alloys have nickel, chromium, molybdenum and beryllium, and nickel, chromium and molybdenum alloys. इनके क्या क्या फंक्शंस हैं मैं आपको इसके बाद बताती हूँ, ठीक है जी। थर्ड जो हमारे पास कंपोजिशन आ रही है वो है कोबाल्ट क्रोमियम निकल एलॉयज, ठीक है जी। कोबाल्ट क्रोमियम एंड निकल एलॉयज जो हैं उसमें अगर आप देखें कि हमारे पास क्रोमियम है, और जो क्रोमियम है इट गिव्स द पैसिवेटिंग इफेक्ट, ठीक है जी। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एलॉयज आर द टाइटेनियम एलॉयज, ठीक है। टाइटेनियम एलॉयज हमारे पास आते हैं आइदर कमर्शियली प्योर टाइटेनियम की फॉर्म में, और आइदर दे आर प्रेजेंट एज टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, वैंडियम एलॉयज, ठीक है जी।
बेस मेटल अलॉयज में सबसे पहले हम अगर देखें निकल कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज में दे हैव अप टू 80% ऑफ निकल. इट इज बिकॉज ऑफ निकल दैट दे आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब है कि जब हम इन पे इनकी कोई शेप देना चाहते हैं, इनकी कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, it's because of nickel that they take up this shape. Then they have chromium. Chromium is about 13 to 22%. इस खास रेशो की भी एक वजह है. If the chromium content is less than 13%, तो आपको corrosion resistance नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए. And if it's more than 22 to 27%, तो क्या होगा कि अलॉय की सरफेस जो भुरभुरी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि जरूरत से ज्यादा ऑक्साइड्स वहां पे जमा हो जाएगी. Then there is beryllium, which is up to 2%. कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज जो खाली कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज हैं उनमें कोबाल्ट इज अबाउट 68% अप टू 68% एंड क्रोमियम इज अबाउट फ्रॉम 25 टू 30%. पिछले और इस एलॉय का डिफरेंस देख लें कि उसमें निकल ज़्यादा था, इसमें कोबाल्ट ज़्यादा है, निकल बिल्कुल भी नहीं है. थर्ड टाइप ऑफ जो अलॉय है हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट क्रोमियम वाइटेलियम अलॉयज, जो कि W के साथ लिखे हुए ये वाले हैं. ठीक है, it is V, it's not W. They have cobalt about 60% and chromium about 25 to 30%. ठीक है जी, they are called vitalium alloys because इसमें cobalt का content 60% तक है. Here are the functions of the alloying elements. Difficult है, इसको याद करना मुश्किल है. इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप जितना भी इसको रट्टा लगा सकते हैं उसको रट्टा लगाएं और जितना इसको रिपीट कर सकते हैं इसको रिपीट करें. एक मेथड ये हो सकता है कि जब मैं आपके साथ ये स्लाइड्स शेयर करूं तो आप इस स्क्रीन की तस्वीर लेके उसको आइदर प्रिंट फॉर्म में करा लें या फिर लेके किसी स्टिकी नोट पे लिख के अपने कमरे में कहीं सामने लगा लें. कि इसको आपको रोज़ देखना पड़ेगा, ये फिर आपको याद होगा. इसके लिए इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप कहें कि जी हमें याद नहीं होगा. Cobalt is known for hardness, strength and rigidity. Same goes for copper. अक्सर जो C वाले alloys हैं, they are hard, strong and rigid. Chromium, as I have already mentioned, it gives hardness and it gives a passivating layer. अच्छा, छोटी सी की ये है कि आपको जहाँ भी क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट का जिक्र नजर आए, जहाँ भी C से alloys नजर आए इंडस्ट्री में, they are always used as हार्डनेस, प्रिंसिपल हार्डनेस, यानी हार्डनेस देते हैं अलॉय को. हार्डनेस का मतलब है कि जब उसको खुरचें या स्क्रैच करें तो आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकते. Then there is nickel. Nickel increases the ductility and reduces the strength. It does not mean it makes the alloy weak, rather it gives the ductility. और ductility क्या है? अलॉय का इतना सॉफ्ट होना कि इसकी वजह से इसकी वायर्स बनाई जा सकें. It's because of nickel that your alloy is ductile and the alloy is soft. Next is molybdenum and tungsten. They are grain refiners and they are principal hardeners. Grain refiners मैंने आपको बताया था कि alloy में grain की boundaries होती हैं. तो अगर एक alloy में multiple grain refiners हैं तो multiple boundaries हैं. Boundaries आप ये समझ लें कि जैसे आप एक country की चौकियाँ या चेक पोस्ट multiple बना देते हैं सिक्योरिटी सिस्टम को टाइट करने के लिए. इसी तरह से मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर ग्रेन रिफाइनर्स, जहाँ ये क्योंकि ये ग्रेन्स की तादाद को ज़्यादा कर देते तो हर ग्रेन की अपनी बाउंड्री बन जाती है. सिंस an alloy has now so many grain boundaries or grains now, ऐसे alloy को तोड़ना मुश्किल होता है because it becomes very strong and it becomes very hard. Next is copper. ठीक है जी, copper, as I mentioned before, copper oxide, it causes corrosion. Copper may cause corrosion अगर वो 6-7% से ज़्यादा. Type 2 is medium, that is used for restorations, inlays, full crowns, abutments and pontics. Type 3 is hard, which is used for highly stress-bearing areas where masticatory stresses are present, and it is used for short span bridges and denture bases. Short span bridges होते हैं एक छोटा bridge. What is a bridge? A bridge is a 3-unit component जिसमें 2 crowns होंगे और एक दरमियान में artificial tooth होगा. So when there is a missing tooth, one missing tooth, उसको हम replace करते हैं bridge से.
there are other options as well. One type of option is bridge. ब्रिज में 3 यूनिट्स होते हैं, एक पॉन्टिक होता है दैट रिप्लेसेस द मिसिंग टूथ एंड उसके साथ अटैच्ड होते हैं 2 क्राउन्स जो साथ वाले 2 दांतों के ऊपर सीमेंट से फिक्स कर दिए जाते हैं और उनकी फिक्सिंग की वजह से दरमियान में आपका पॉन्टिक जो आपका आर्टिफिशियल टूथ है वो स्टे करता है मिसिंग टूथ की जगह पे. दिस इज अ ब्रिज. ये ब्रिज अगर दरमियान में 2, 3, 4 दांत मिसिंग है तो हमने 2, 3, 4 दांतों की जगह जो 2, 3, 4 आर्टिफिशियल दांत पॉन्टिक्स लगाए हैं और फिर साइडों पे क्राउन लगाया है, दैट वुड बी अ लॉन्ग स्पैन ब्रिज. सो शॉर्ट स्पैन ब्रिज हम टाइप 3 एलॉय से बनाते हैं. फॉर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस वी यूज टाइप 4 एलॉय because in case of long span bridges high stress will be applied to that area, high masticated stresses will be applied to that area. So long span bridges are made from type 4, that is extra hard gold alloys. Class bars on long span bridges, these are the applications of extra hard gold alloys. सेकेंड ईयर हम जैसे जैसे टाइप 1 से टाइप 2, 3, 4 पे आते हैं तो उसकी नोबिलिटी कम होती जाती है, उसकी बाकी प्रॉपर्टीज ऐड कैसे होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो उसकी हार्डनेस कैसे ऐड होती है, उसमें हम कॉपर ऐड करते जाते हैं. टाइप 1 में गोल्ड है, टाइप 2 में थोड़ा सा कंटेंट कॉपर का ऐड कर दिया, टाइप 3 में हमें और ज़्यादा कॉपर ऐड करना पड़ा क्योंकि हमने उसे और ज़्यादा एप्लीकेशंस में लेके आना था. टाइप 4 में हमने उसे लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस बनाने थे तो हमें उसकी और हार्डनेस चाहिए थी लॉय की, तो हमने कॉपर कंटेंट इंक्रीज कर दिया. एंड कॉपर कॉजेज करोजन, तो इसलिए जैसे जैसे टाइप 1 से टाइप 4 की तरफ आते हैं नोबिलिटी कम होती जाती है और उसकी करोजन ज्यादा होती जाती है क्योंकि हमने उसमें कॉपर ऐड कर दिया. एंड कॉपर इज द एलिमेंट दैट कैन कॉज करोजन टू द लॉय. This the same hardness increases from type 1 to type 4 because increase in copper content. Nobility decreases from type 1 to type 4. And as I discussed in the previous slide, the amount of copper increases from type 1 to type 4. जैसे जैसे कॉपर का कंटेंट हम इंक्रीज करते जाते हैं उसकी हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है और उसकी नोबिलिटी डिक्रीज होती जाती है. नोबिलिटी डिक्रीज क्यों होती जाती है? क्योंकि हम कॉपर को इंक्रीज करते जा रहे हैं और कॉपर को इंक्रीज करने का मतलब है कि उसमें हम क्रोयन करने वाला एक एलिमेंट इंक्रीज कर रहे हैं. तो क्रोयन जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी नोबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज नोबल मेटल्स डू नॉट करोड. नोबिलिटी का मतलब ही है कि उसमें क्रोयन नहीं है, उसमें टार्निश नहीं है. So coming to the properties of gold alloys, properties of gold alloys are basically affected with heat treatment. Gold alloys को हम पहले heat treatments करते हैं, उनकी properties को manipulate करते हैं. Because gold alloys still, even after the addition of copper, have nobility, have softness, they are malleable and they are ductile. तो उनको हम heat treatments में से गुजारते हैं ताकि हम उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, थोड़ा चेंज कर सकें फॉर आवर एप्लीकेशंस. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट्स जिसमें से हम गुजारते हैं उन्हें, सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट एंड हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट. सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट में थोड़ा टेम्परेचर देंगे, हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट में टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और टाइम भी ज़्यादा होगा. तो इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है, दैट इज कि हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत सिर्फ टाइप 3 और टाइप 4 को है जिसमें कॉपर कंटेंट है. जो ऑलरेडी जिसमें कॉपर कंटेंट बहुत कम है, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2, उसका हम हीट ट्रीटमेंट अगर करेंगे
तो क्या होगा, वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है, उसमें कॉपर ऑलरेडी इतना कम है, उसमें गोल्ड इतना ज़्यादा है कि उसकी प्रॉपर्टीज वो बिल्कुल मोल्टन फॉर्म में चला जाएगा, फ्लूइड बन जाएगा, और उसको हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो टाइप 3 और टाइप 4 टाइप गोल्ड अलॉयज के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स करते हैं, दैट इज सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स. सो discussing the softening heat treatment, how is it done? 100 degree centigrade temperature is provided for 10 minutes to the casting. जो हमने गोल्ड अलॉय टाइप 3 या टाइप 4 गोल्ड अलॉय को कास्ट किया है उसको हम 10 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और उसके बाद उसकी क्वेंचिंग करते हैं. क्वेंचिंग इज कूलिंग. पहले हम उसे हीट करेंगे, फिर हम उसको कूल कर लेंगे. हीट हमने कितनी देर के लिए करना है, 10 मिनट के लिए करना है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है इन केस ऑफ सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट. और सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट हम तब करते हैं when appliances are to be grounded, shaped or otherwise cold worked. That is, जब हमने उसकी मैनिपुलेशन खुद करनी होती है, उनकी शेपिंग खुद करनी होती है उस अप्लायंस की, तो उस केस में हम सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं. क्योंकि सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट में इतना सा टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट्स के लिए अप्लाई किया जाता है कि जिसमें उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. डक्टिलिटी इज मैलिबिलिटी. उसको डी शेप करना इजी हो जाता है. तो जहाँ पे हमने उसको शेप करना है, डी शेप करना है, मैनिपुलेट करना है और कोई अप्लायंस में डिज़ाइन करना है, वहाँ पे हम सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट करेंगे. फॉर हार्डनिंग ट्रीटमेंट एज वेल हम पहले सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम हार्डनिंग ट्रीटमेंट करेंगे. सो सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है, डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस डिक्रीज होती है एंड प्रोपोर्शनल लिमिट भी लाइकवाइज डिक्रीज हो जाती है. सो हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट में हमने टाइम भी ज़्यादा कर दिया, हमने टेम्परेचर भी ज़्यादा कर दिया. इसमें हम कास्टिंग को सोक करेंगे 200 to 450 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 to 30 मिनट्स. इट कैन बी क्वेंच्ड और कूल्ड स्लोली. ये किस केस में यूज होता है, जब हमने क्राउन्स एंड ब्रिजेस बनाने हो, जब हमने कास्ट पार्शियल डेंचर्स बनाने हो, उस केस में हम हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं. हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट्स आर डन ओनली फॉर टाइप 3 एंड टाइप 4 गोल्ड अलॉयज. सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट में 10 मिनट्स के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है. हार्डनिंग में 200 to 450 सेल्सियस पे 15 to 30 मिनट्स के लिए हीट करना है. और हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, अगर हमने क्राउन्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, कास्ट पार्शियल डेंचर्स बनाने हैं, तो उस केस में हम उसका हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करेंगे. और इस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट की वजह से होगा क्या कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, उसकी हार्डनेस इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. सॉफ्टनिंग में क्या हुआ था, स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज नहीं हुई थी, डक्टिलिटी इंक्रीज हुई थी क्योंकि हमने कम टेम्परेचर दिया था. यहाँ पे हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे. ज़्यादा टेम्परेचर देने से ये होगा कि उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी, मतलब वो मेलेबल नहीं होगा, वो हार्ड होता जाएगा. ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज होती जाएगी. बिफोर हार्डनिंग ट्रीटमेंट it should be subjected to softening treatment to relieve stresses. इस लाइन का ये मतलब है कि जब आप किसी भी अलॉय को हीट करते हो तो उसके अंदर स्ट्रेसेस बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं, जो बाद में अलॉय जब यूज करना शुरू कर दें तो वहाँ पे डिस्प्ले हो सकती हैं, वहाँ पे उनका अफेक्ट हो सकता है. इसलिए हम ये करते हैं कि उसके अंदर जो इनबिल्ट स्ट्रेसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए
हम उसको दोनों प्रोसीजर से गुजारते हैं। जिसका हमने हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट भी करना है उसको पहले हम सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट से गुजारेंगे, और सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट से इसलिए गुजारेंगे कि उसमें अलॉय की मैन्युफैक्चरिंग में जो इनबिल्ट स्ट्रेसेस थी वो रिलीव हो जाएं। सॉफ्टनिंग और हीट हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट्स में क्या फ़र्क है? टेम्परेचर का फ़र्क है, डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, और उसके अफेक्ट्स का फ़र्क है, प्लस इंडिकेशंस का फ़र्क है। अफेक्ट्स में ये फ़र्क है, सॉफ्टनिंग में उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज नहीं होगी। मतलब वो इतना हीट नहीं किया होगा, इनिशियल स्टेजेस पे होगा, थोड़ा सा हीट किया होगा जहाँ पे वो मेलिबल होगा, डक्टाइल होगा, उसको शेप करना इजी होगा। तो जहाँ पे हमने शेप करना है लॉयस को या उनको ग्राउंड करके कोई चीज़ बनानी है तो हम सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट ही करके यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब हमने उसके क्राउन्स बनाने, ब्रिजेस बनाने, कास्ट पार्शल डेंचर्स बनाने, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट करके फिर हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट हमने क्यों किया इस केस में, जबकि हमने बनाना तो उसका डायरेक्टली क्राउन, ब्रिज या कास्ट पार्शल डेंचर था, लेकिन पहले फिर भी सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट किया इसलिए कि उसमें अलॉय की मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई इनबिल्ट स्ट्रेसेस रह गई हैं, कोई स्ट्रेस पॉइंट्स रह गए हैं, तो पहले सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट से उसको रिलीव कर लिया जाए। उसके बाद फिर इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए इतने ज़्यादा टाइम के लिए, दैट इज़ 15 to 30 मिनट्स, इस टाइम के लिए अप्लाई किया जाए कि उसकी बाकी प्रॉपर्टीज अचीव हो जाएं। दैट इज़ उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हार्डनेस इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और हार्डनेस इंक्रीज हुई तो दैट मीन्स कि उसकी डक्टिलिटी कम है, उसकी डक्टिलिटी रिड्यूस हो गई, अब वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। So these are the advantages and disadvantages of gold alloys. गोल्ड alloy के एडवांटेजेस में दे आर केमिकली इनर्ट, that means they do not react chemically with other elements. इनके केमिकल रिएक्शंस नहीं होते दूसरों के साथ, they are chemically inert, they can retain their pure form, they can, जिसके साथ हमने इनका alloy बनाया है, they can stick to those elements and they are chemically inert for all the other elements that interact with it. They have got adequate strength, they have got adequate mechanical properties, and they have reduced shrinkage. But on the other side, the disadvantages are casting shrinkage. That is, आप लोगों को याद होगा इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स में और कास्टिंग प्रोसीजर्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसीजर आपका मेटल जो आपने कास्ट किया है लॉस्ट वेक्स टेक्निक के बाद वो थोड़ा सा श्रिंक भी करता है। दैट श्रिंकेज इज कंपेंसेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट मटेरियल इन द मोल्ड। मोल्ड जिस इन्वेस्टमेंट मटेरियल से बना होता है उसको जब हीट करते हैं तो हीट करने से वो एक्सपैंड करता है। तो जितनी श्रिंकेज आपके कास्टिंग अलॉय की होती है उतनी एक्सपेंशन आपके इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो कि मोल्ड में यूज हुआ हुआ है उसकी हो जाती है। तो दोनों कंपेंसेट करते हैं और आपका डायमेंशंस और साइज ऑफ द अप्लायंस, ब्रिज, क्राउन जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप कास्ट कर रहे हो वो चेंज नहीं होता क्योंकि वो कंपेंसेट कर जाती है ये श्रिंकेज और एक्सपेंशन। इट अंडरगोस क्रीप। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज क्रीप क्योंकि आप लोगों ने अमेलगम पढ़ लिया है। Creep is a physical property of any material that is time dependent. टाइम के साथ साथ उसमें जो फिजिकल चेंजेस आती हैं, फिजिकल डिस्टॉर्शन आती है, that is creep. So these alloys have a disadvantage that they undergo creep with the passage of time. इसमें वो फिजिकल
डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है. वन लास्ट डिसएडवांटेज इज their aesthetic concern. They are not aesthetically pleasing to the eyes because of their color. That orange yellow color of gold makes it aesthetically unpleasing. Coming to base metal alloys, सेकेंड ईयर हमने एडी अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की 3 टाइप्स जो पढ़ी हैं, उसमें हाईली नोबल मेटल अलॉयज हैं, फिर नोबल मेटल अलॉयज हैं, फिर बेस मेटल अलॉयज हैं. तो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे जैसे हम हाईली नोबल मेटल अलॉयज से बेस मेटल अलॉयज की तरफ मूव करेंगे, हम उस में और कंटेंट्स ऐड करते जाएंगे उसकी हार्डनेस, स्टिफनेस और अदर प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए. तो आहिस्ता आहिस्ता आपके गोल्ड का कंटेंट डिक्रीज होता जाएगा. So coming to the third type of dental casting alloys, that is base metal alloys. In its composition, it contains less than 25% of noble metals. इसमें 25% से कम वेट में नोबल मेटल्स होंगे. मेजर कॉम्पोजिशन में बेस मेटल की होगी एंड दैट कैन बी निकल और क्रोमियम. अच्छा, जहाँ पे क्रोमियम होगा, ऑलवेज रिमेम्बर क्रोमियम जिन अलॉयज में होता है वो अलॉयज आर प्रोन टू फॉर्म एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर surface, that is chromium oxide, because chromium reacts with the oxygen in the environment when it is exposed to the atmosphere and it forms chromium oxide. So this layer is formed on alloy that contains chromium and this acts as a passive layer. It protects the underlying alloy from corroding. So base metal alloys have good corrosion resistant properties due to the presence of chromium. क्योंकि chromium जब एक्सपोज होगा एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम ऑक्साइड पैसिवेशन लेयर बना देगा सरफेस पे. Base metal alloys are most frequently used for casting alloys because they are cheap. They are not so expensive. Gold is expensive. That was, by the way, another disadvantage of gold alloys. But base metal alloys are quite cheap. They have low cost. People can afford it. A dentist can get the maximum cases of base metal alloys because of its low cost. सो बेस मेटल अलॉयज, जैसे हमने डेंटल कास्टिंग अलॉयज को पहले हाईली नोबल, नोबल और बेस मेटल अलॉयज में डिवाइड कर दिया था, और फिर हमने जो गोल्ड के अलॉयज को उनको भी आगे से हमने टाइप्स में डिवाइड कर दिया था 1 2 3 4. इसी तरह हमने बेस मेटल अलॉयज को भी डिवाइड कर दिया आगे से. तो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किए. वन टाइप इज निकल कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज और the other type is titanium alloys. अब निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, इनकी आगे से 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, जैसे कोबाल्ट क्रोमियम, निकल क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम निकल. मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और अपना डिजायर्ड कास्टिंग अलॉय बना लेते हैं. तो बेसिकली हम इन्हीं अलॉयज को आपस में मिक्स करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज अचीव कर लेते हैं जो हमें चाहिए होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक क्राउन बनाना है या ब्रिज बनाना है तो उसके लिए हमें कोई ऐसा कास्टिंग अलॉय सेलेक्ट करना है जिसकी डक्टिलिटी इंक्रीज्ड हो, इतनी डक्टिलिटी इंक्रीज्ड हो कि वो इजीली अडेप्ट कर सके सरफेस डिटेल्स ऑफ टूथ को. आपने कास्टिंग प्रोसीजर में पढ़ा था कि आप वैक्स पैटर्न बनाते हो दांत के ऊपर. दांत के ऊपर वैक्स पैटर्न, वैक्स इज
इजीली वर्क मटेरियल वैक्स से आप बना तो लेते हो, और उसके बाद जब वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में वैक्स निकल जाती है और वो मोल्ड बना होता है, उसके अंदर हमने एक कास्टिंग एलॉय को फ्लो कराना होता है, तो उस कास्टिंग एलॉय की प्रॉपर्टीज अगर मैलिएबल होंगी तो वो बहुत इजीली अडेप्ट कर जाएगा उन टूथ की सरफेसेस और ग्रूव्स पे जो मोल्ड के अंदर प्रेजेंट है. सो बेसिकली जब हमने क्राउन या ब्रिजेस बनाने हैं तो हमें एक ऐसा कास्टिंग एलॉय चाहिए जो बहुत डक्टाइल हो. वो डक्टाइल हम देख लेंगे इनमें से कौन से एलिमेंट्स डक्टाइल हैं, तो हम उनको यूज करके एक अलॉय बना लेंगे और हम उसको यूज कर लेंगे फॉर द कास्टिंग ऑफ क्राउन्स एंड ब्रिजेस. सो आप लोग सिर्फ ये याद रख लीजिएगा कि निकल कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज होते हैं और टाइटेनियम अलॉयज होते हैं बेस मेटल अलॉयज में. आगे से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं निकल कोबाल्ट क्रोमियम के. कोबाल्ट क्रोमियम के साथ मोलिब्डेनम ऐड कर देते हैं, कोबाल्ट क्रोमियम के साथ हम निकल ऐड कर सकते हैं, बेरिलियम ऐड कर सकते हैं. ऑल डिपेंड्स कि हमने बनाना क्या है. So now the composition of the types of base metal alloys, the first type was nickel cobalt chromium alloys. इसमें बेसिकली निकल 80% तक होता है. Chromium is 13 to 22% and beryllium is up to 2%. In cobalt chromium, 55 to 68% cobalt is present. Chromium is up to 25 to 30%. ये याद रखने वाली चीजें आप लोग याद कर लीजिए. There is nothing to explain in it. Vitallium is alloy जिसमें cobalt और chromium होता है, कोकर होता है इसमें. Cobalt is 60% and chromium is 25 to 30%. Chromium जहाँ भी है आप लोग याद रखिएगा कि chromium is capable of forming chromium oxide on the surface of alloy in which it is present as a component, and so because of the presence of chromium हम corrosion से बच सकते हैं क्योंकि एक पैसिवेटिंग लेयर बना देते हैं आपके alloy के ऊपर. कौन सा एलिमेंट था जिसका मैंने बताया था कि ये corrosion कॉज करता है? कॉपर. तो बट कॉपर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इंक्रीजेस हार्डनेस ऑफ द alloy. तो कॉपर को हम जैसे जैसे ऐड करते जाते हैं मटेरियल की, आपके लॉय की हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, उसकी क्रोमियम के चांसेस भी ज़्यादा होते जाते हैं. तो फिर हम उसमें थोड़ा सा क्रोमियम भी ऐड कर देते हैं ताकि क्रोमियम ऑक्साइड लेयर बना दे सरफेस पे, एंड दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द लॉय फ्रॉम corrosion. So these are the functions of the alloying elements. These are extremely important. आप लोग ये एलिमेंट्स और इनके फंक्शंस याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये एलिमेंट्स के फंक्शंस याद होंगे तो आप अलॉय को देख के बता सकते हो कि अगर हमने इसकी ये एप्लीकेशन बनानी है, इसे हमने ये अप्लायंस बनानी है, तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो हम कौन सा कास्टिंग अलॉय सेलेक्ट करें. तो कोबाल्ट इज एडेड for hardness, strength and rigidity. या हम कोबाल्ट यूज कर सकते हैं या हम निकल यूज कर सकते हैं, बिकॉज निकल एंड कोबाल्ट आर इंटरचेंजेबल. बट डिफरेंस ये कि कोबाल्ट हार्डनेस स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है. कोबाल्ट इंक्रीज करेगा हार्डनेस को, स्ट्रेंथ को, जबकि निकल स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा और डक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा. तो जहां पे हमने कास्ट पार्शियल डेंचर बनाना है, जहां पे हमने एक प्लेट बनानी है डेंचर बेस की, जहां पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कास्टिंग अलॉय फ्लो करे अंदर अंदर. जैसे टूथ के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब हमने क्राउन एंड ब्रिज बनाना है तो हमें एक डक्टाइल मटेरियल यूज़ करना है ताकि वो बहुत अच्छे से फ्लो कर जाए और सारी सरफेसेस मोल्ड के अंदर जो टूथ की बनी होंगी ग्रूव्स और फीचर्स उनके ऊपर अडेप्ट कर जाए. तो उसके लिए हम एक डक्टाइल मटेरियल यूज़ करेंगे.
निकल इज डक्टाइल, तो निकल को हम यूज करेंगे क्राउन ब्रिजेस बनाने के लिए, जो कास्टिंग एलॉय बनाएंगे उसमें, क्योंकि ये डक्टिलिटी इंक्रीज करता है। कोबाल्ट हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, इसको हम कास्ट पार्शल डेंचर की बेस बनाने के लिए यूज करेंगे। Chromium makes a passivating layer on the alloy which increases the corrosion resistance, plus it hardens the alloy. Molybdenum and tungsten hardens and grain refiners. If small particles present in the alloy are refined by addition of molybdenum and tungsten. So here is on the left side in last line, second last line, it's copper. Copper makes copper oxide. It reacts immediately with the oxygen in the environment and forms copper oxide. But this copper oxide is not capable of forming a surface layer on the alloy in which it is present. Instead, it causes corrosion. Chromium ऑक्साइड जब बनेगी तो वो एक लेयर बना देगी दैट इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ लेयर फॉर अ क्वाइट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कॉपर ऑक्साइड बना के निकलना शुरू हो जाएगा उस लॉय से। तो जब कोई एलिमेंट आपके लॉय से निकलना शुरू हो जाए तो मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टीज डिटीरियोरेट होने लग जाएंगी एंड द डिटीरियोरेशन ऑफ द सरफेस of any alloy is basically corrosion. So copper causes corrosion but it increases hardness. तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इट इंक्रीजेज हार्डनेस, तो हमने इसको अपने एलॉय में ऐड तो करना है क्योंकि हमें हार्डनेस चाहिए कुछ एप्लीकेशंस के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एलॉय में हम क्रोमियम भी ऐड कर देंगे ताकि उसकी क्रोइयन जो कॉपर की वजह से होनी है वो क्रोमियम ऑक्साइड लेयर बनने की वजह से रुक जाए। नेक्स्ट इज आयरन एंड बेरिलियम। Iron adds hardness to the alloy. Beryllium is grain refiner. Manganese and silicon oxides, scavengers and hardeners. स्केवेंजर भी आप लोगों ने प्रोबेबली पढ़ा होगा अमेलगम में, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। स्केवेंजर इज बेसिकली, आप लोग याद रख लो, इट इज अ लाइफ सेवियर फॉर एन एलॉय। कोई भी स्केवेंजर कहीं पे भी यूज हो, उसका स्केवेंजर का मतलब ये है कि वो प्रोटेक्ट कर लेगा जिस अलॉय में उसको ऐड किया होगा। तो मैंगनीज एंड सिलिकॉन आर एडेड एज स्केवेंजर्स। ये करते ये हैं कि फॉरन से जैसे क्रोमियम है उसकी तरह सरफेस ऑक्साइड लेयर बना देते हैं। क्रोमियम तो ये करता है कि सरफेस ऑक्साइड लेयर बना के तो ऊपर एक फिल्म बना देता है, प्रोटेक्ट कर देता है अलॉय को। स्केवेंजर्स ये करते हैं, जो हम एज अ स्केवेंजर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्साइड बना के दे आर एक्स्ट्रा एलिमेंट जिनसे हमने कुछ और अचीव नहीं करना होता। उनका सिर्फ ये पर्पज होता है कि अगर ऑक्सीजन आए, जब एटमॉस्फेयर के साथ आपका अलॉय रिएक्ट करेगा, एक्सपोज होगा, तो ऑक्सीजन जो आएगी उसके साथ फॉरन से, दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। स्केवेंजर्स जो हम ऐड करते हैं वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि बाकी एलिमेंट्स से पहले ऑक्साइड बना के उस ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑक्सीजन के एटम्स आए, स्केवेंजर ने फॉरन से उनके साथ रिएक्ट कर लिए और ऑक्साइड बना के वहां से निकल गए, तो नीचे वाले अलॉय को प्रोटेक्ट कर लिया उन्होंने, एज अ स्केवेंजर एक्ट किया, एज अ लाइफ सेवियर एक्ट किया। आपके अमेलगम में zinc is added to the amalgam alloys as scavenger because it is very reactive and it forms zinc oxide and protects the remaining alloy from corrosion and other atmospheric disadvantages. So boron is basically added as deoxidizer. अब ये ज़रूरत से ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन होने लग जाएं, आपकी एलिमेंट्स रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाने लग जाएं और निकलने लग जाएं, या फिर जो है ना बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन कॉज करने लग जाए, तो बोरॉन इज एडेड एज अ डीऑक्सीडाइजर।
and it also hardens the alloy but it reduces ductility. तो जहाँ hardness है वहाँ ductility कम है. तो in case आपको कुछ ऐसा बनाना है, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा रिपीट कर दिया, मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए. तो जहाँ पे हमने हार्ड एप्लीकेशन बनानी है, हार्ड अप्लायंस बनानी है, कुछ हार्ड बनाने के लिए यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम हार्ड एलिमेंट्स यूज़ कर लेंगे, बोरॉन ऐड कर देंगे एज हार्डनेस, और जहाँ पे हमें डक्टिलिटी नहीं चाहिए वहाँ पे हम बोरॉन ऐड कर देंगे एज हार्डनर. लेकिन बोरॉन हम यूज़ नहीं करेंगे कहाँ पे, क्राउन ब्रिज में, क्योंकि वहाँ हमें डक्टिलिटी चाहिए. सो कार्बन इज अ क्रिटिकल कंटेंट. कार्बन एक ऐसा कंटेंट है जो अपनी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि हमने इसे किस क्वांटिटी में यूज़ करना है. अगर हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने से ये होगा कि उसकी ब्रिटलनेस एंड करोजन इंक्रीज हो जाएगी. In small amounts it increases yield strength, but in larger amounts it causes brittleness and pitting corrosion. So it is a critical content that if added in small amounts increases yield strength, but if it is added in larger amounts it causes brittleness and pitting corrosion. ब्रिटलनेस आप लोगों को पता होगी, प्रॉपर्टीज में बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है. पिटिंग करोजन इज अ टाइप ऑफ करोजन जिसमें छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ करोजन है. वन टाइप ऑफ करोजन इज पिटिंग करोजन जिसमें छोटे 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 पिट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे सुराख होना शुरू हो जाएंगे. सो एनी क्वेश्चन सो फॉर सो स्कैवेंजर इज कमांडर सेफगार्ड, ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग. अमेलगम में स्कैवेंजर कौन सा यूज होता है, जिंक. यहाँ पे मोलिब्डेनम एंड सिलिकॉन, मैंगनीज. सेकेंड ईयर आई हैव स्टॉप फॉर अ मिनट टू आस्क कि यहाँ तक किसी को कोई मसला है. डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग और शैल आई प्रोसीड फर्दर? ओके. सो देयर डिफरेंट पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ बेस मेटल अलॉयज. अब हम इतने सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो उनके डिफरेंट हैजर्ड्स भी हैं. फॉर एग्जांपल बेरिलियम और निकल. जहाँ पे हम बेरिलियम ऐड करेंगे देयर आर चांसेस ऑफ बेरिलियोसिस. व्हाट इज बेरिलियोसिस? बेरिलियोसिस is a disease that ranges from skin infections to pulmonary dysfunctions. इसमें स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, इसमें आपकी रेस्पिरेशन में मसले भी हो सकते हैं. तो स्किन इन्फेक्शन से लेके रेस्पिरेशन के मसलों तक बेरिलियोसिस में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट कितनी क्वांटिटी में आप बेरिलियम से एक्सपोज हुए हो. So people who are working, that are technicians who work on beryllium that is added to the alloy, a potential threat is berylliosis, which varies from contact dermatitis, that is skin infection, to the pulmonary dysfunction, respiratory problems, that is. Nickel is also a source of allergy. Nickel allergy जिसको कहते हैं. कुछ लोग निकल से एलर्जिक होते हैं because nickel causes inflammation and pneumosis, and it can also cause lung carcinomas in some patients who are allergic to nickel. तो mostly देखा गया है कि जो लोग निकल से एलर्जिक होते हैं वो पैलेडियम से भी एलर्जिक होते हैं. So nickel palladium allergies are associated with each other. So the base metal alloys में टाइटेनियम alloys की composition में टाइटेनियम alloys आते हैं. इसमें क्रोमियम भी होता है, इस परसेंटेज में निकल होता है, और मोलिब्डेनम और एक्सेट्रा एक्सेट्रा alloys. So the titanium alloys के basically advantages काफ़ी सारे हैं, इसलिए हम titanium alloys को बहुत prefer करते हैं. They have got high modulus of elasticity, they can be easily casted, they have excellent biocompatibility, they are highly corrosion and tarnish resistant. इसमें भी
They are corrosion resistant because titanium is capable of forming a titanium oxide layer on the surface of alloy in which it is present. जिस तरह से क्रोमियम ऑक्साइड लेयर बना देता है सरफेस पे और प्रोटेक्ट करता है आपके अलॉय को, इस तरह टाइटेनियम इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग titanium oxide layer as a passivating film on the alloy. So this is another advantage of titanium alloys. They have got low thermal conductivity. They have got good bonding to resin and porcelain. अब bonding का हमने क्या करना है कि टाइटेनियम अलॉय से जो हमने क्राउन बनाया होगा उसको जब हम आपके टूथ के ऊपर सीमेंट करने लगेंगे, फिक्स करने लगेंगे, तो हम बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं क्योंकि उसकी बॉन्डिंग बहुत इजी है. प्लस टाइटेनियम अलॉय को जब हमने एक एस्थेटिक एरिया में यूज करते हैं, इंटीरियर एरियाज में यूज करना है, तो हम उसके ऊपर पोर्सिलिन की लेयर लगाते हैं. आप लोग आगे जाके देखोगे पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल्स, पोर्सिलिन फ्यूज मेटल क्राउन्स होते हैं, PFM क्राउन्स उनको कहते हैं. उसमें ये होता है कि बेसिकली अंदर आपका अलॉय होता है, मेटल अलॉय, उसके ऊपर हमने पोर्सिलिन की, दैट इज अ सेरेमिक, वाइट कलर का होता है, उसकी लेयर लगाई हुई होती है. तो हम ऐसे क्राउन्स को इंटीरियर्स में यूज कर सकते हैं. तो titanium alloys have a good bonding with the porcelain, so this is also advantage. The one disadvantage is that टाइटेनियम अलॉयज को मैनिपुलेट करने के लिए, इनके साथ वर्क करने के लिए हमें बहुत स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होता है जो हर किसी के पास नहीं होता. Coming to the applications of base metal alloys, these are the applications: inlays and onlays, casts and posts, orthodontic appliances, PFM, that is porcelain fused to metal. Advantages of PFM are that it has high modulus of elasticity and hardness. Disadvantages are it is very difficult to cast, variation in metal ceramic bone strength. अब इसमें बेस मेटल अलॉयज में वो वाले मेटल्स भी आ गए हैं जो ऑलरेडी जिसमें टाइटेनियम नहीं है, वो मेटल्स. तो उसमें ये होगा कि उसमें आपकी मेटल सिरेमिक की बॉन्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस होंगे. मेटल और सिरेमिक की हम बॉन्डिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो क्राउन लेना है, हम उस क्राउन को, अब मेटल के क्राउन को हम इंटीरियर में नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हम ऊपर एक सिरेमिक की, पोर्सिलिन की, वाइट कलर की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि हम उसको इंटीरियर्स में यूज कर सकें. आप लोगों ने क्राउन्स देखे होंगे, अगर क्राउन को अंदर से देखो तो अंदर से आपको मेटल नजर आ रहा होगा, ऊपर से जब आपके दांत के ऊपर लगा हुआ होता है तो आपको नजर आ रहा होगा ये तो व्हाइट कलर का. जो व्हाइट कलर का ऊपर नजर आ रहा है दैट इज सिरेमिक, दैट इज पोर्सिलिन. पहले हमने उसको अंदर मेटल को कास्ट करके मेटल का क्राउन बनाया, बाद में पोर्सिलिन फायरिंग से एक अनदर प्रोसीजर से गुजार के उसके ऊपर पोर्सिलिन लगाया ताकि एस्थेटिकली acceptable हो. Now what is electrolytic polishing? बेस मेटल alloys में, गोल्ड alloys को हमें पॉलिश नहीं करना पड़ता, दे आर फाइन alloys, लेकिन बेस मेटल alloys को हमें पॉलिश करना पड़ता है. तो बेस मेटल alloys को हम पॉलिश करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग. इलेक्ट्रोलिटिक से लग रहा है कि इन दिस सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड. इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जिसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा. एनोड इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड जिसमें कंजप्शन होती है. तो हम जिस मटेरियल की, बेस मेटल अलॉय की हमने पॉलिशिंग करनी है उसको हम एनोड बना देंगे, तो वो एनोड की सरफेस से रफ एरियाज डिप्लीट होके निकल के वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे. एनोड से डिप्लीशन होती है और कैथोड से डेपोजिशन होती है. तो हम इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग ऐसे करते हैं कि एनोड से डिप्लीट करके बाय द एप्लीकेशन ऑफ करंट सरफेस रफनेस को डिप्लीट करके कैथोड पे डिपॉजिट करते जाते हैं. दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, कुछ ऐड करना हो, उसको एनोड बना देते हैं
सॉरी उसको कैथोड बना देते हैं क्योंकि कैथोड के ऊपर डिपोजिशन होती है। तो यहाँ पे हमने एनोड बनाया है जिसकी हमने पॉलिशिंग करनी है बेस मेटल अलॉय की, तो उससे सरफेस रफनेस वाले एरियाज डिप्लीट होके वो सरफेस रफनेस वाले एलिमेंट्स निकल निकल के चले जाएंगे कैथोड के ऊपर डिपॉजिट करने लग जाएंगे। और ये कैसे होगा? बाय द एप्लीकेशन ऑफ करंट बाय रनिंग दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। So second year, this is the end. We are left with 1, 2, 3, 4 slides. We will cover it next time, inshallah. Any questions so far? नो का मतलब होता है यहाँ कुछ भी समझ नहीं आया, यहाँ सब कुछ समझ आ गया। आप लोगों का आज टेस्ट नहीं हुआ इंप्रेशन मटेरियल्स का दोबारा से जो रीशेड्यूल होना था? ताहिरा टेस्ट आपका नेक्स्ट सैटरडे को है, एग्जैक्टली आफ्टर 1 week. It is on gypsum. Any question? Can I leave the meeting? Retest test नहीं, आज टेस्ट नहीं हुआ. Please check on Moodle. I guess there is a test rescheduled today जो आपका impression materials का टेस्ट था. If it is not mentioned on Moodle, then there is no test. But if it is mentioned on Moodle, then there is a test because there was query regarding test. Okay, second year I need to leave. Okay, if it is not mentioned, लेकिन आप लोगों का जिप्सम का टेस्ट next week Saturday को I start preparing for that. Thank you so much. Allah Hafiz.